हेलो। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम लोगों को पोर्शन दिया गया है वो है पीएमआर, कैपिटल से उसको डिनोट किया गया है पीएमआर और एचएनएमआर। तो इसी को हम लोग प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, पीएमआर और हाइड्रोजन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें होता गया बेसिकली ट्रांजिशन हो जाता है किसी भी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का जो प्रेजेंट है सैंपल के अंदर, एक स्पिन स्टेट से दूसरी स्पिन स्टेट में। एक स्पिन स्टेट से दूसरी स्पिन स्टेट में जो हमारा स्पिन एक्टिव न्यूक्लिया है वो क्या कर देता है, ट्रांजिशन कर देता है। किस वजह से करता है? एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज की जब उस पर रेडिएशन जाएंगी तो वन स्पिन स्टेट से दूसरी स्पिन स्टेट में चले जाएगा। और क्या होता है वहां पर कोई कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तभी तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस में हो रहा है ये चीजें और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हो रहा है, तो तब जाके बाहर से हम लोग को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी लगाना पड़ेगा। अब उसको आप लोग मैग्नेटिक फील्ड को एच नॉट से डिनोट करो या किसी से भी डिनोट करो, वो आप लोगों को किसी से भी डिनोट कर सकते हो। तो मैंने इसको एच नॉट से डिनोट करा, कैपिटल एच नॉट। और रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होनी चाहिए जिसको मैंने आरएफ रेंज लिया गया है। तो दो कंडीशन हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की है। इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होना चाहिए किसी भी सैंपल के अंदर जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और वो क्या करना चाहिए? रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना चाहिए। कौन सी रेडिएशन? रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज की। अब वो जब हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करेंगे वो बात अलग है, और मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए वहां पर को। फिर वहां पर को क्या मिलती है हम लोग को? एक प्लॉट मिलता है, एक ग्राफ मिलता है बेसिकली, जिसपे क्या होता है? पीक इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मिलता है। और फ्रीक्वेंसी किस चीज की, कितना एब्जॉर्ब किया गया है उसने सैंपल ने, जो हम लोगों ने उस पर रेडिएशन डाली थी, उसका ग्राफ मिलता है, जिसको हम लोग टाउ स्केल या डेल्टा स्केल इस सिंबल से उसको डिनोट करते हैं, डेल्टा और टाउ करके। ये हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रम में आता है, मतलब कि पीक की कितनी इंटेंसिटी आ रही है और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। जैसे हम लोग स्पीड, जैसे डिस्टेंस और टाइम का देते हैं, स्पीड का ग्राफ अलग अलग ग्राफ देखते हैं, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह जितनी भी है। तो इसमें हम लोग पीक इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में ग्राफ देखेंगे, तो एक एक्सिस में उसकी पीक इंटेंसिटी होगी और दूसरी एक्सिस में फ्रीक्वेंसी होगी। तो उसी के बेसिस पे उसके पीक वगैरह देखेंगे, वही चीज है। जो हमारा हाइड्रोजन एनएमआर है या प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस है या हाइड्रोजन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, वो बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और ये हम लोगों को क्या बताते हैं? अलग अलग जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसके बारे में बताते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी अलग अलग कंपाउंड्स हम लोगों ने ले रखे हैं, कि वो कंपाउंड में उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस टाइप का कंपाउंड होगा, उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। बेसिकली ये जो हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है या प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस है, ये सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स की जानकारी हम लोग को देगा, उसका स्ट्रक्चर बताएगा कि उसके हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को देख के उसको एनालाइज करके, तो तब जाके हम लोग को ये स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन जो अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर की इंपोर्टेंस इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन 13 एनएमआर है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कार्बन वाला। प्रोटॉन 31 एनएमआर है, और ये हमारे पास F19 न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। तो ये भी अलग अलग टाइप की हैं, और भी बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, वो अलग चीज है। अब हमारे पास है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई और स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई। कि हम लोग पहले देख ही रहे थे कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई या स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई। इस टाइप की दो चीजें हमारे पास आ रही थी। तो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई और इनएक्टिव न्यूक्लियाई क्या होता है? तो ऐसे सारे न्यूक्लियाई जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिनकी जीरो वैल्यू होगी न्यूक्लियर स्पिन की। न्यूक्लियर स्पिन आई से यहाँ पर को डिनोट किया है। न्यूक्लियर स्पिन आई की वैल्यू अगर जीरो होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई। आप लोग इसको बाद में नोट सुनाते हैं, अभी खाली ऐसे आप लोग इसको रिवाइज करोगे, और बाकी आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो इसको। तो इस पे जो न्यूक्लियाई अगर हमारे स्पिन इनएक्टिव कब होंगे? जब उनकी जो मॉलिक्यूल्स की जीरो वैल्यू होगी, किसकी? न्यूक्लियर स्पिन की, तो उसको स्पिन इनएक्टिव बोलेंगे। लेकिन इसी का अपोजिट स्पिन एक्टिव कब बोलेंगे? जब हमारे पास जो भी कंपाउंड्स है उसकी स्पिन न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू या पॉजिटिव में होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने उस पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या न्यूट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी एटम में, किसी भी जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है, उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं कि वो स्पिन एक्टिव है, स्पिन इनएक्टिव है, वो न्यूक्लियस हमारा। तो देखना है यहाँ पर को थोड़ा एक जनरल एग्जांपल है। यही जरूरी नहीं है कि अब यही होगा, ये बस एक जनरल एग्जांपल है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर हमारे इवन है, ये न्यू एन से हम लोगों ने क्या बता रखे हैं? न्यूट्रॉन और न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे इवन नंबर में है, एन हमारा इवन नंबर में, इवन ऑड तो पता होगा ना, जो इवन ऑड नंबर होते हैं। न्यूक्लियर स्पिन हमारा जीरो है, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। अब देखना यहाँ पर को क्या होगा? बेसिकली इवन नंबर कोई भी सपोज करो जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो
जैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो जिसकी भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इस टाइप की होगी, इवन होगी, और न्यूट्रॉन की वैल्यू भी इवन होगी, तो उसका न्यूक्लियर स्पिन आई की वैल्यू 0 होगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पिन इनएक्टिव बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, 8 ऑक्सीजन 16। तो इस पे बेसिकली देखो आप, यहाँ पर को 8 हम लोग को दिख रहा है, तो ये क्या है, इवन नंबर है। यहाँ पर को देखो एक एग्जाम्पल है, 2 हीलियम। हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे, 2। इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे, 8। तो इवन है, तो स्पिन इनएक्टिव है। अब ऐसी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑड हो, न्यूट्रॉन भी ऑड हो, तो न्यूक्लियर स्पिन क्या होगा हमारा, ये फुल इंटीजर में होगा, मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो स्पिन एक्टिव होगा। जैसे देखो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में क्या है, 7। अब उसका एटॉमिक नंबर है, तो ऑड है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पिन एक्टिव हो जाएगा। और ऐसी अब हमारे पास अलग अलग कंडीशन आती है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर ऑड हो, न्यूट्रॉन अगर इवन हो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑड, न्यूट्रॉन इवन। यहाँ कंडीशन चेंज कर दिया, ऊपर पहले दोनों सिमिलर थे, इवन इवन चल रहा था, ऑड ऑड। अब क्या है, एक ऑड, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑड है तो ये इवन, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इवन है तो न्यूट्रॉन हमारा ऑड। तो तब भी वैल्यू हमारी न्यूक्लियर स्पिन की क्या आएगी, हाफ इंटीजर में आएगी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसमें तो फुल इंटीजर में आ रही है जब दोनों ऑड है, इसमें हाफ इंटीजर में आ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है। यही कंडीशन हमारी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए थी। जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, एक और हम लोग को दे रखे फॉस्फोरस 15। तो देखो ये सारे इवन है, इवन है, इवन है, ऐसे करके आप लोग इसको, और भी होंगे एग्जांपल, ये बस एक जनरल आइडिया था। अब है हमारे पास अगली चीज है रेजोनेंस और रिलैक्सेशन फिनोमिनन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी एब्जॉर्प्शन फिनोमिनन भी बोलते हैं। रेजोनेंस एक अलग हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, वो अलग चीज है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला रेजोनेंस अलग चीज है। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत रिलेटेड होगा एक दूसरे से। रेजोनेंस या रिलैक्सेशन फिनोमिनन किसको बोलते हैं, एनर्जी एब्जॉर्प्शन फिनोमिनन किसको बोलते हैं, एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होगी इसमें, इस कंडीशन में, तो उसको रेजोनेंस या रिलैक्सेशन, एनर्जी मतलब वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं। अब देखो, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा H0 से, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ, उसकी एब्सेंस में क्या होगा, जो हमारी न्यूक्लियर स्पिन है, जो हमारी न्यूक्लियर स्पिन है, न्यूक्लियस के अंदर की न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू है, अब्सेंस ऑफ, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया होगा, तो क्या होगा, सैंपल के अंदर की जो न्यूक्लियर स्पिन है वो क्या होंगे, कह रहे हैं रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, कोई इधर, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई लेफ्ट, कोई राइट, कोई ऊपर, कोई नीचे, तो ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। और किसी भी कब स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का जब हमारे पास कोई सैंपल है, किस सैंपल में हम लोग देख रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस, अब्सेंस में, जो हमारा न्यूक्लियर स्पिन है वो क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड है। किसमें, वो भी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होना चाहिए ना, क्योंकि इनएक्टिव तो है ही नहीं कंडीशन, स्पिन एक्टिव होना चाहिए। और स्पिन एक्टिव कब होगा, वो चीज ऊपर देख लिया हम लोगों ने एग्जांपल में। अब देखो, लेकिन अगर हम इसी सैंपल को, जिसका स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है, उसको हम लोग क्या करें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लाएं, तो क्या होगा, न्यूक्लियाई क्या होगा हमारा, जिसकी प्लस हाफ वैल्यू होगी, न्यूक्लियाई जिसकी स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ होगी, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की क्या होंगी, अलाइन हो जाएंगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और जिनकी इन द लोअर एनर्जी माइनस हाफ स्पिन स्टेट एंड द न्यूक्लियाई विथ स्पिन माइनस हाफ अलाइंड अगेंस्ट टू द अप्लाइड फील्ड, जिसकी वैल्यू प्लस हाफ, स्पिन की वैल्यू जिसकी प्लस हाफ होगी, तो वो तो अप्लाइड, पहले तो हम लोगों ने एब्सेंट करा ना मैग्नेटिक फील्ड को, फिर दूसरी कंडीशन में हम लोगों ने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से लगा रहे हैं उसको अप्लाई कर दिया। तो जब उसको प्रेजेंस कर दी मैग्नेटिक फील्ड की जो बाहर से लगा रहे हैं, तो स्पिन जो प्लस हाफ है, वो प्लस हाफ वाले जो है स्पिन न्यूक्लियाई है, जो प्लस हाफ वाले, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जा रहे हैं। और इन द लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट बोल सकते हो। और जिन न्यूक्लियाई की माइनस हाफ एनर्जी है, माइनस हाफ ये स्पिन स्टेट है, न्यूक्लियाई की स्पिन है, वो क्या हो जाएंगे, अप्लाइड अगेंस्ट द, वो क्या हो जाएंगे, हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इन द हाई एनर्जी बीटा स्पिन स्टेट। और यहाँ पर को मैं यही चीज देख रहा था कि अल्फा है, अल्फा लिखे ना, तब इस पे थोड़ा क्लियरली विजिबल नहीं है, तो अल्फा स्पिन स्टेट जो हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तो वो क्या होंगे, हमारे लोअर एनर्जी अल्फा स्पिन स्टेट में जाएंगे। लेकिन जो माइनस हाफ वाले हैं वो क्या होंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे, और उसको हम लोग हाई एनर्जी स्टेट बोलेंगे बीटा स्पिन। तो यही अल्फा और बीटा इस टाइप से ध्यान देना आप लोगों को। जैसे देखो, इसको इससे समझने की कोशिश करना, पहले क्या है, रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। तो जब इस पे हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक माइनस हाफ वाले, एक प्लस हाफ वाले, तो हाई एनर्जी किसकी होगी, बीटा स्पिन स्टेट, जो क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। ये अगर हम लोग सपोज कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ने, देखो यहाँ पर कोई ऐसे डायरेक्शन उसकी ऊपर है, तो ये क्या हो रहा है, बीटा स्पिन स्टेट माइनस हाफ वाला नीचे उसके अपोजिट में आ रहा है,
तो ये क्या है, हायर एनर्जी स्टेट, तभी उसकी डायरेक्ट उसकी जो न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू है अल्फा स्पिन स्टेट की प्लस हाफ होगी और वो विद द मैग्नेटिक फील्ड होगी, जबकि बीटा स्पिन स्टेट का जो आई की वैल्यू माइनस हाफ है और अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड है। यही चीज़ आप लोगों को समझना है। और एच नॉट के हमारा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड वाला। और जो पॉपुलेशन होता है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई वो ज़्यादा पाया जाता है हमारा लो स्पिन स्टेट, जिसको हम लोग अल्फा स्पिन स्टेट भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आई की वैल्यू है प्लस हाफ है। वहाँ पर को ज़्यादा हमारा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, लेकिन बीटा स्पिन स्टेट में थोड़े कम पाए जाते हैं, जो कि हाई एनर्जी स्टेट है। अब देखो जो एनर्जी डिफरेंस है अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट में, जो ये अल्फा स्पिन स्टेट है और बीटा स्पिन स्टेट है, लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी के, इन दोनों के बीच में जो हमारा एनर्जी डिफरेंस है वो इंक्रीज करता है बोल रहे हैं विद द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच नॉट। अब इसको हम लोग ये फॉलोइंग इक्वेशन से हम लोग दिखा सकते हैं। जो है हमारा एनर्जी में हमारा गैप है डेल्टा ई इक्वल टू न्यू एच नॉट अपॉन में आई। डेल्टा ई इक्वल टू न्यू एच नॉट अपॉन में आई। यहाँ पर को जो एच नॉट है हमारा वो बढ़ेगा तो क्या होगा, डेल्टा ई एनर्जी गैप भी बढ़ेगा। और हम लोग इसको दिखा सकते हैं ये डेल्टा ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एच नॉट के। तो अगर हम लोग प्रोटॉन के लिए आई की वैल्यू हाफ रख रहे हैं, आई की न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू, तो अब देखो डेल्टा ई क्या बन जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 न्यू एच नॉट। 2 न्यू एच नॉट बन जाएगा एनर्जी गैप का, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग अब ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं। डेल्टा ई जो एनर्जी गैप है अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट के बीच में, तो ये देखो एनर्जी गैप है हमारे जो इनके बीच में दिख रहा है, और ये एनर्जी का एक्सिस है और उनकी वैल्यू दे रखी है। और यहाँ पर बीटा स्पिन स्टेट के लिए 300 मिली हर्ट्ज, 600 मिली हर्ट्ज ऐसे करके उनकी रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, और नीचे पे को उनकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू दे रखी है। अल्फा स्पिन स्टेट नीचे और बीटा स्पिन स्टेट हाइयर एनर्जी में, और बीच में उनका एनर्जी गैप दे रखा है। अब जो दूसरी एक्सिस है इस तरफ पे को नीचे पे कोई एच नॉट है। एच नॉट आप लोगों को बताया अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसी प्रोसेस को हम लोगों को बताने हैं कि जो रेजोनेंस फिनोमिनन था, तो जिस पे स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई हमारा लोअर एनर्जी अल्फा स्पिन स्टेट से हाइयर एनर्जी बीटा स्पिन स्टेट में जा रहे हैं, और क्या कर रहे हो, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं एक किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस फिनोमिनन बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये एक्साइट हो गया अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में, वो ऊपर ही रहेगा। जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है वो फिर कम बैक भी करेगा। बीटा स्पिन स्टेट में तो जाएगा पहले अल्फा स्पिन स्टेट से एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी लेके और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन में हाइयर एनर्जी में तो जाएगा, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो कम बैक भी करेगा। और इसी कम बैक को बोल रहे हैं हम लोग, इसी कम बैक को हम लोग बोलेंगे कि जो एक कम बैक करेगा हमारा बीटा स्पिन स्टेट से अल्फा स्पिन स्टेट में, उसको हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेशन स्टेप। रिलैक्सेशन स्टेप जिसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस फिनोमिनन तो ऊपर है, कम बैक ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई फ्रॉम हायर एनर्जी बीटा स्पिन स्टेट टू लोअर एनर्जी अल्फा स्पिन स्टेट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एक इंटरवल ऑफ टाइम भी लगेगा, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन फिनोमिनन। और इसको हम लोग दिखा भी सकते हैं, रेजोनेंस ऊपर जा रहा है जब और रिलैक्सेशन नीचे हो रहा है, ठीक है। अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में रेजोनेंस और नीचे को आ रहा है तो रिलैक्सेशन। इस डायग्राम के बाद है वो हमारे पास सील्डिंग और डीसील्डिंग फिनोमिनन। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो सराउंड कर रहे हैं स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई, जिसको हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ये सील्डिंग और डीसील्डिंग फिनोमिनन, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई को सराउंड करेंगे, और उसको हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है, तो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो क्या करेंगे, अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेंगे, इंड्यूस्ड तब जाके उसको बोल रहे हैं, जो कि क्या करेगा, अपोज करेगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। तो जो इलेक्ट्रॉन है जो अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। और इन द रीजन ऑफ न्यूक्लियस, वो भी कहाँ पर को अपोज करेगा, इन द रीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के रीजन में वो करेगा, अपोज करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो जनरेट करते हैं अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनको क्या बोलते हैं, डाई मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ये जो अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं प्रोटॉन को जब वो सराउंड कर रहे हैं, और वो भी कहाँ पर को, न्यूक्लियस के चारों तरफ उसी साइड पे को, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, डाई मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स भी बोल रहे हैं। और इसी प्रोसेस में जो हमारे इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियस एंड दिस टाइप ऑफ इफेक्ट ऑन द न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रॉन इज नोन एज डाई मैग्नेटिक शील्डिंग।
इसी इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन्स के जो डाई मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, ये जो इफेक्ट दिखा रहे हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के, इसको बोलते हैं हम लोग डाई मैग्नेटिक शील्डिंग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की इस टाइप को, इस इफेक्ट को। अब देखो ये डायग्रामेटिकली हम लोग देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है बीच में हमारा, फिर ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है वो कहीं ना कहीं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा होगा, कहीं ना कहीं उसका अपोज कर रहा होगा न्यूक्लियस के साइड, न्यूक्लियस में, बस न्यूक्लियस है जहाँ पर को उधर की बात कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन अपोज करेंगे। तो ये है हमारा डाई मैग्नेटिक शील्डिंग और डाई मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन, जो भी हम लोगों ने प्रोसेस फिनोमिनन देखा था। अब क्या है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरे मॉलिक्यूल में क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या नहीं बता सकते कि अलग अलग टाइप के हमारे क्या हैं, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई कौन है, प्रोटॉन कौन है, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई कह लो या प्रोटॉन कह लो, उनमें हम लोग अंतर नहीं बता सकते कि कौन स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है और कौन प्रोटॉन है। तो हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई करा है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन जब हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे यहाँ पर को, तो क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सराउंडिंग में प्रोटॉन के, वो क्या करेंगे, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई भी बोलते हैं प्रोटॉन को हम लोग। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है हमारे अपना जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं प्रोटॉन्स के चारों तरफ या स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई के चारों तरफ, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, जबकि जो मॉलिक्यूल में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो यूनिफॉर्म है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है या जो प्रोटॉन है वो क्या हो जाते हैं, नॉन इक्विवेलेंट हो जाते हैं, उस पर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऐसी यहाँ पर को हमारी कंडीशन आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा हर जगह, तो जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई या प्रोटॉन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिसको हम लोग नॉन इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, हमारा जो प्रोटॉन प्रेजेंट है हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में, वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड फील करेंगे, अलग अलग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड फील करेंगे, अलग अलग, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम, इस टाइप से। क्योंकि क्या हो रहा है, ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द नेबरिंग बॉन्ड, क्योंकि जो सर्कुलेशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो नेबरिंग बगल के बॉन्ड में भी सर्कुलेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। अब है यही जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का जो बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इस इक्वेशन के थ्रू दिखा सकते हैं, जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्योंकि क्या है, दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हैं, एक H0 जो हमने अप्लाई करा और एक एच इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रॉन लगा रहे हो वहाँ पर को अपना मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी बेसिस पे हम लोग अलग अलग टाइप के स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई बता सकते हैं इस इक्वेशन के मदद से, कि एच इफेक्टिव की अप्लाई जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव है वो किसके बराबर है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी बेसिस पे हम लोग स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई या प्रोटॉन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वही है हमारे सील्डेड प्रोटॉन्स और डी सील्डेड प्रोटॉन्स। तो ऐसे सारे प्रोटॉन्स जो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इन्वायरमेंट में होते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सील्डेड प्रोटॉन्स बोलेंगे। और जो सील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, जो ये सील्डेड प्रोटॉन्स हैं, इनके लिए हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसी को हम लोग दिखा सकते हैं नीचे पे को एक जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उससे। अब यहाँ पर को क्या है, जो सील्डेड प्रोटॉन्स लिखा हुआ है ये क्लियर नहीं विजिबल है। सील्डेड प्रोटॉन्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन रिच इन्वायरमेंट में, जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसको हम लोग सील्डेड प्रोटॉन्स बोलेंगे। उसके लिए एच इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन लगाएंगे उस प्रोटॉन्स पे उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, हाई होगी, और लो एच इफेक्टिव की वैल्यू होगी, मतलब कि जो एच इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लो होगा इसके लिए, जो सील्डेड प्रोटॉन्स है हमारे उसके लिए। क्यों लो होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है जो इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे हैं इस सील्डेड प्रोटॉन्स पे। अब इसको हम लोग इस इक्वेशन से समझ सकते हैं कि एच इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं एच इंड्यूस्ड की वैल्यू से इफेक्ट हो रहे हैं। तो एच इंड्यूस्ड की वैल्यू ज़्यादा, तो एच इफेक्टिव की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर को, इफेक्टिव वैल्यू की एच इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो इफेक्टिव प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सील्डेड प्रोटॉन्स के लिए। यही उस इक्वेशन से हम लोग समझ सकते हैं जो ऊपर लिखी हुई थी, क्योंकि हाई एच इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो एच इफेक्टिव जो हमारा इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा कौन रहे हैं ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है। और इसी वजह से हमारी जो हम लोग इसके लिए बता सकते हैं, ये तो हमारी इक्वेशन होगी एच इफेक्टिव वाली की, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड वो कहीं ना कहीं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि जितना टर्म हम उससे माइनस करेंगे उतना जितना ज़्यादा एच इंड्यूस्ड होगा उतना कम एच इफेक्टिव आएगा।
जैसे इसको सपोज करो कि हमारा एच इफेक्टिव की वैल्यू, अगर एच इंड्यूस्ड की वैल्यू हम लोग 25 मान रहे हैं, एच नॉट की वैल्यू 50 मान रहे हैं, तो 50 माइनस 25 25। लेकिन अगर मैं एच इंड्यूस्ड 10 कर दूं तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो यही चीज़ उस इक्वेशन से हम लोग बताने की। तो लोअर एनर्जी गैप होगा हमारा किसमें, अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट में। जब वो इक्वेशन देखोगे तब समझ में आएगा। और इसमें क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन क्या होगी, रेजोनेंस के लिए जो एब्जॉर्ब होगी वो कम होगी, और लोअर वैल्यू होगी किसकी, हमारी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी की, और जो डेल्टा और टाउ स्केल है उसमें भी लोअर वैल्यू होगी। ये किसके लिए, अब फील्ड सिग्नल दिखाएंगे, किसके लिए, सील्डेड प्रोटॉन्स के लिए। अब अगली चीज़ हमारी क्या है, डी सील्डेड प्रोटॉन्स। ऐसे सारे प्रोटॉन्स जो हमारे प्रेजेंट होंगे, वैसे सील्डेड प्रोटॉन्स और डी सील्डेड प्रोटॉन्स एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो जो सील्डेड प्रोटॉन्स होगा उसी का अपोजिट हमारा क्या होगा, डी सील्डेड प्रोटॉन्स होगा। तो ऐसे सारे प्रोटॉन्स जो कि हमारे प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डी सील्डेड प्रोटॉन्स बोलेंगे। और डी सील्डेड प्रोटॉन्स के लिए हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो ऐसे दिखा सकते हो। ये डी सील्डेड प्रोटॉन्स लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर वो क्लियर नहीं है। डी सील्डेड प्रोटॉन से मतलब कि प्रोटॉन जो प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट में, जिनके लिए एच इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, क्योंकि वो डी सील्डेड इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रॉन भी जो होंगे वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कम लगाएंगे इस पे, डी सील्डेड प्रोटॉन्स पे। ऊपर की इक्वेशन से भी आप देख सकते, इसका अपोजिट है ना, देखो उसमें हाई था तो इसमें लो होगा। और इसमें क्या होगा फिर, अब इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, जिससे क्या होगा, हाइयर एनर्जी गैप होगा अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट में, जिससे क्या होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो होगी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा ये हमारा डी सील्डेड प्रोटॉन्स। और हाइयर वैल्यू होगी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी की डेल्टा और टाउ स्केल में, जिससे क्या होगा, डाउन फील्ड सिग्नल दिखाएगा ये हमारा। आज की वीडियो में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो थी हमारी, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस या एनएमआर जिसको बोलते हैं, उसके लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग इसको पढ़ना खुद से भी, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू।